वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? गुड। ओके, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग मेथड्स या फिर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ये हमारे पेपर 1 की यूनिट 2 रिसर्च चैप्टर 2 का एक टॉपिक है, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे सैम्पलिंग और सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड सैम्पलिंग के टाइप्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसके सब टाइप्स। तो इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत बार इस यूनिट में से क्वेश्चन जो है वो इंटरनेट ने पूछा है इस टॉपिक में से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा और बीच में से वीडियो को स्किप ना कीजिए। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग को देखने से पहले हमें सैम्पल टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सैम्पल क्या होता है? सैम्पल होता है नमूना, ठीक है, कि जो पूरी चीज़ में से किसी चीज़ को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे उसको नमूने के रूप में पेश करते हैं जो कि हमारी पूरी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे कहा जाता है सैम्पल या नमूना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम चावल खरीदने जाते हैं तो हम पूरी चावल की 10 केजी की बोरी में से एक मुट्ठी चावल देख के चेक करते हैं, तो वो मुट्ठी चावल जो है वो हमारा सैंपल हो गया, क्योंकि हमारी पूरी चावल की बोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जो सैम्पलिंग है वो सैम्पलिंग उस पूरी चावल की बोरी में से उस मुट्ठी भर चावल को निकालने की प्रोसेस है, ठीक है, कि आपने पूरी चावल की 10 केजी की बोरी में से एक मुट्ठी भर चावल निकाला, उसे कहा जाएगा सैम्पलिंग, क्योंकि वो आपकी पूरी बोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें पूरी बोरी के चावल की पूरी बोरी के गुण हैं, उसे कहा जाएगा सैम्पलिंग। क्योंकि देखिए, जब भी कोई रिसर्चर किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करता है तो या फिर वो डाटा कलेक्ट करता है, तो उसके लिए हर यूनिट में से डाटा को कलेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो इंडिविजुअली हर यूनिट से डाटा कलेक्ट करे। तो इसके लिए वो क्या करता है कि वो पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट ना करके पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले एक ग्रुप को वहाँ से एज अ सैम्पल वहाँ से चूज़ कर लेता है, जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे और उसमें पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे हों, ठीक है। तो इसे कहा जाता है सैम्पलिंग, ठीक है। तो मीन्स अब आपका सैम्पल जो है या सैम्पलिंग जो है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए, आपकी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी पूरी रिसर्च डिपेंड करती है आपके सैम्पल पर। अगर आपका सैम्पल बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव होगा और सही होगा तो आपका जो पूरा ग्रुप है, पूरी पॉपुलेशन है, वो उसको रिप्रेजेंट करने वाला होगा, तो आपकी रिसर्च बिल्कुल सही जाएगी। परंतु अगर आपका देखिए सैम्पल ही गलत होगा तो आप यही देखेंगे ना कि सैम्पल गलत है तो मीन्स पूरी पॉपुलेशन या पूरा जो ग्रुप है वो भी गलत है। तो इसलिए सैम्पल को बहुत ही ध्यान से चुनना पड़ता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर? अब देखिए, सैम्पल जो है वो इसके 2 मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग के। तो ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी वर्ड का क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी। तो अब सैम्पल के रूप में हर यूनिट के चुने जाने की संभावना यहाँ पे पूरी रहती है। हर यूनिट जो है वो एज अ सैम्पल यहाँ पे चुनी जा सकती है, उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी में वो संभावना बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, मीन्स कम होती है, हर यूनिट की एज अ सैम्पल चुने जाने की संभावना नहीं होती है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पल। रैंडम का मतलब होता है बिना सोचे समझे, ठीक है। रैंडमली, जैसे हम बोलते हैं कि रैंडमली किसी चीज़ को कर रहे हैं, मीन्स हम ज़्यादा सोच समझ नहीं रहे, वैसे ही सिंपल रैंडम में क्या होता है कि पूरी यूनिट में से किसी भी यूनिट को आप एज अ सैम्पल वहाँ से चूज़ कर सकते हो, तो उसे कहा जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक मीन्स आप किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो, उसे सिलेक्ट कर रहे हो। क्लियर? उसके बाद है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब है कि इसमें जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम पूरी जो पॉपुलेशन है उन्हें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अलग अलग स्टाटास में डिवाइड कर लेते हैं, इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो जहाँ पे सिमिलर हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पॉपुलेशन की, इसमें पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे सब ग्रुप्स में, पर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर होती हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन वहाँ पे होती है। क्लियर? उसके बाद है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस मीन्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो रिसर्चर को सही लगती है, उसको लगता है कि ये सस्ता पड़ेगा तो यही हमारे लिए सैंपल सही रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके बाद है वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। मीन्स अब इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो खुद वॉलंटरली आके रिस्पॉन्स करता है, आपको डाटा प्रोवाइड करवाता है, उसे हो गया वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। उसके बाद है परपोजिव सैम्पलिंग, या इसे फिर हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो इसमें जो रिसर्चर है उसके जजमेंट के अकॉर्डिंग जो
सैम्पलिंग के उसको लगता है कि ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसे ही वो एज अ सैम्पल वहाँ पे चूज कर लेता है, तो उसे कहा जाता है परपोजिव सैम्पलिंग। उसके बाद है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल मीन्स एक जो इसमें एक पर्सन होता है वो रेफर करता है दूसरे पर्सन को एज अ वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मीन्स वो यहाँ पे आगे एक चेन सी जुड़ती जाती है जिसके थ्रू आप सैंपल के रूप में उसे चुनते हो। ठीक है, ये हो गया स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसके बारे में फर्दर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में सैंपल का जो साइज है या जो उसकी क्वांटिटी है मीन्स उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि एक लिमिट सेट कर देते हो कि उतना ही सैंपल आपने कलेक्ट करना है। क्लियर, ये आपको एक ओवरव्यू से दे दिया। अब चलिए इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं वो हम देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन होते हैं हमारा एंटायर ग्रुप जिससे आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, जो हमने सैंपल लेना है, वो होगी हमारी पॉपुलेशन। उसके बाद सैंपल जो पूरी पॉपुलेशन में से आप एक ग्रुप को या फिर एक पार्ट को वहां से सिलेक्ट करते हैं, एक इंडिविजुअल ग्रुप होता है, दैट इज सैंपल। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या हुआ? सैम्पलिंग फ्रेम होता है जो एक्चुअल लिस्ट है उन इंडिविजुअल की जिन्हें सैंपल के रूप में हमने ड्रॉ करना है, वो हो गया सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, उसके बाद है सैंपल साइज। सैंपल साइज है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो हमारे सैंपल साइज में होंगे, तो ये डिपेंड करता है हमारी पूरी पॉपुलेशन के साइज पर। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन का साइज 1000 है तो उसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 100 यूनिट्स का ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो हमारे लिए सैंपल साइज होगा। और अगर ग्रुप हमारा सैंपल साइज हमारी पॉपुलेशन जो है वो 100 है तो हमें उसमें से 10 लोगों का जो सैंपल है वो भी चुन सकते हैं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। मीन्स ये डिपेंड करता है हमारी पॉपुलेशन के साइज के ऊपर सैंपल साइज। और ये माना जाता है कि हमारा सैंपल साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो हमारा जो रिसर्च है वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उतनी ही ज़्यादा सही होगी, उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जितना हमारा सैंपल साइज लार्ज होगा। क्लियर, चलिए उसके बाद हमारा फर्स्ट है मेथड, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब प्रोबेबिलिटी मैंने जैसे बताया कि इसमें हर मेंबर के पॉपुलेशन में जो है वो एज अ सैंपल के रूप में चुने जाने के जो चांसेस होते हैं वो पूरे रहते हैं एवरी मेंबर के। क्लियर, तो ये मेनली यूज होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, और इसमें जो हम लोग सैंपल चूज करते हैं वो हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें कितने टाइप के प्रोबेबिलिटी के टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश की है कि प्रोबेबिलिटी में क्या कि ये पूरी आपकी होल पॉपुलेशन है। अब इसमें से सभी जो है वो एज अ सैंपल चुने जा सकते हैं, तो इसमें से किसी को भी आपने यहाँ पे एज अ सैंपल ले लिया है तो मीन्स चांसेस सभी के पास थे कि वो चुने जा सकते थे। अब चुना किसे, वो डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर। क्लियर, अब हमारा फर्स्ट जो है इसके फर्स्ट टाइप है दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब हुआ कि एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब हर जो पॉपुलेशन है उसके पास सिलेक्ट होने का पूरा चांस है। देखिए, क्योंकि रैंडमली है, इसमें जो रिसर्चर है वो ज़्यादा सोच समझ के हमारा सैंपल को चूज नहीं कर रहा है, तो इसमें जो उसको मीन्स रैंडमली किसी भी आधार पर वो रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है, या उसकी जो टेक्निक्स है वो रैंडम होती है। क्लियर, अब यहाँ पे एग्जांपल ये है कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं किसी कंपनी एक्स के, ठीक है, तो उसमें से रैंडम सैंपल कैसे लिया है, तो आपने क्या किया कि हर किसी को एम्प्लॉय को नंबर दे दिया 1 से 100 तक है, ये 100 तक। अब आप उसमें से क्या 1000 तक, और आप उसने में क्या करोगी, आपने किया क्या कि अपने रैंडम नंबर से आपने 100 जो नंबर है उसको किसी भी को एज अ सैंपल वहाँ पे चूज कर ली। मीन्स रैंडमली आपने 1000 में से 100 पर्सन को, किसी भी पर्सन को वहाँ से आपने एज अ रैंडम सैंपल चुन लिया। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे ये पूरी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन। अब आपने यहाँ पे किसी भी रैंडमली किसी को भी यहाँ से उठा के एज अ सैंपल चूज कर लिया। क्लियर, उसके बाद है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के सिमिलर ही होती है, बट इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि ये स्लाइटली ईजियर टू ये काफ़ी ईजियर होती है कंडक्ट करने के लिए। इसमें जो हमारी पॉपुलेशन है उसे पूरे पॉपुलेशन को नंबर दे दिए जाते हैं, और रैंडमली वहाँ से किसी एक नंबर को वहाँ से चूज कर लिया जाता है, और उसी के आधार पर फर्दर जो हमने सैंपल चूज करना है वो रेगुलर इंटरवल्स के बेसिस पर वहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं। देखिए, अब आपको इजी एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि देखिए पूरी पॉपुलेशन को क्या किया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट 10 नंबर्स को आपने क्या किया कि मीन 100 में से आपने लोगों को
ऐसे करके नंबर असाइन कर दिए 1 2 3 to लेके 100 तक। अब आपने उसमें रैंडमली आपने कोई नंबर चूज कर लिया, वो नंबर 6 आ गया। अब आपने क्या किया, 6 के बाद जो नेक्स्ट आपकी सैंपल के रूप में आपने चुनना है वो हर 10th आइटम होगी, 10th पर्सन होगा, दैट इज 6 16 26 36। मीन्स आपने क्या किया, यहाँ पे एक सिस्टम बना लिया, एक सिस्टम के थ्रू आपने जो हम अपने सैंपल को चूज किया। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि पहले आपने ये पर्सन को चूज किया सैंपल के रूप में, फिर आपने उसको नेक्स्ट पर्सन को चूज किया, मीन्स बीच में 2 लोगों के बाद। अब नेक्स्ट जो आप चुनोगे तो वो भी 2 लोगों के बाद ही नेक्स्ट सैंपल के रूप में चुनेंगे, ठीक है। इसमें एक आपने एक सिस्टम फॉलो किया, एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद आपने सैंपल को चूज किया, क्लियर। उसके बाद है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो मोस्टली कहाँ पे सही रहती है, ये रहती है जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन के मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। वहाँ पे जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, मीन सिमिलर नहीं होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हर पॉपुलेशन हर कैरेक्टरिस्टिक्स से जो होता है वो उसको एक स्ट्राटा में डिवाइड कर लेते हैं पूरी पॉपुलेशन को, और एक स्ट्राटा में एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स के जो आइटम्स है या एक टाइप्स के जो चीज़ें होती हैं उनको एक जगह पे स्ट्रैटिफाइड उनको कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें जो पॉपुलेशन होती है उन्हें सब ग्रुप्स में या स्ट्राटा कहते हैं उन्हें, उसमें उन्हें डिवाइड कर लिए जाते हैं। ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कि उनका जेंडर, उनकी एज, रेंज, इनकम, ब्रैकेट, जॉब रोल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो पूरी पॉपुलेशन को आपने क्या करना है कि डिवाइड कर लेते हैं उनको, ठीक है, सब ग्रुप्स में, और उनको सिस्टमैटिक या फिर रैंडमली आप उसमें से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है कि एक कंपनी में 800 मेल एम्प्लॉयज हैं और 200 जो है वो फीमेल एम्प्लॉयज है। अब आपने 1000 में से उनका सैंपल साइज चेक करना है। अब उसमें क्या है कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। अब आपने उन दोनों को एक अलग अलग स्टार्टअप बना लिया, मेल का अलग बना लिया, फीमेल का अलग बना लिया। अब मेल में से आपने जो है वो जो 20 जो मेन है वो चुन लिए, और जो वुमेन है वो 80 आपने चुन लिए, क्योंकि जो फीमेल थे वो 800 थे तो उसमें से आपने 80 चुन लिए, और जो मेल थे वो 200 थे तो उसमें से आपने 20 चुन लिए। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो गया, तो 100 में से, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है कि सब ग्रुप में आपने डिवाइड कर लिया और उसमें से रैंडमली आपने कुछ सैंपल ले लिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसमें भी हमारी पॉपुलेशन को सब ग्रुप में ही डिवाइड किया जाता है, बट इसमें जो सब ग्रुप होते हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो इंडिविजुअल है, उन्हें सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, पर उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं एग्जांपल में कि एक कंपनी है, उसके ऑफिसेज हैं 10 सिटीज़ में, कंट्री में 10 सिटीज़ में उनके ऑफिसेज हैं, ठीक है। अब जो है वो सेम ही है, मीन्स रफली सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड सिमिलर लो रोल्स, मीन्स वो अब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के रख लीजिए आप उनको। तो अब यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू ट्रैवल टू एवरी ऑफिसेज, ठीक है। अब हर ऑफिस में जाके आप डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, रैंडमली सिलेक्ट कर लिए 3 ऑफिसेज, ठीक है। तो वो आपके 3 ऑफिस आपकी क्लस्टर हो गया। अब आप उन 3 ऑफिस में से डाटा कलेक्ट कर सकते हो, क्लियर। ये हो गया आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। मीन्स आपने एक जो क्लस्टर है आपने उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की चीज़ों को ऐड किए, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रेड वाले एक तरफ हैं, ब्लू वाले एक क्लस्टर में हैं, ग्रीन वाले ऐसे करके, ठीक है। तो आपने उसमें रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लिया। अब आप उसमें से सैंपल के रूप में किसी भी से डाटा कलेक्ट कर सकते हो, क्लियर जी। उसके बाद है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है कि इसमें जो इंडिविजुअल हैं उनके सिलेक्ट होने के, अगर जो हर इंडिविजुअल उसके पास चांस नहीं होता है उसमें सैंपल के रूप में इंक्लूड होने के लिए, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो सैंपल होते हैं ये काफ़ी ईजी और चीपर होता है, ठीक है। मीन्स इसमें जो है वो आप अपनी मर्जी से सैंपल को चूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी ईजी और चीपर रहता है, मीन्स सस्ता पड़ता है, बट रिस्क जो है वो इसमें काफ़ी रहता है, क्योंकि इसमें जो आपने सैंपल चूज़ करना है उसमें पक्षपात हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे सैम्पलिंग वाइजनेस की जो संभावना है वो बनी रहती है, और आप वैलिड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस वहाँ से नहीं चुन सकते। मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि आपने जो चुना है तो वो वैलिड है, जो आपने जो रिसर्चर ने उस ग्रुप में से आपने सैंपल चूज़ किया है तो वो वैलिड उसके होने की संभावना कम रहती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पे सही रहता है, एक्सप्लोरेटरी और क्वालिटेटिव रिसर्च में काफ़ी सही रहता है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका एम जो है वो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग करना है स्मॉल या फिर अंडर रिसर्च पॉपुलेशन की, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स
हैं सभी, बट आपने किसी को अपनी मर्जी से आपने अपने हिसाब से उनको चुन लिया उनके, ठीक है। तो ये हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है? कन्वीनियंस का मतलब होता है कि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मीन्स जो रिसर्चर को कन्वीनियंस लगता है, उसको लगता है कि ये सस्ता है या यहाँ पे मेरा टाइम बच रहा है, यहाँ पे मेरा पैसा बच रहा है, तो वो उसी को वहाँ पे एज अ सैम्पल के रूप में चुनेगा, ठीक है। मीन्स अब उसको पॉपुलेशन, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है, जस्ट उसने देखना है कि उसकी कन्वीनियंस कहाँ पे है, उसको कहाँ पे सस्ता पड़ रहा है, कहाँ पे उसको यहाँ कहाँ पे उसका टाइम बच रहा है। मीन्स उसको रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा लेना देना नहीं है, जस्ट वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल को चूज करता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने हर जगह जाके, हर क्लास में जाके कलेक्ट नहीं किया डाटा। आपने देखा कि यार हर जगह जाने से अच्छा है कि मैं अपनी ही क्लास के स्टूडेंट से जो डाटा है वो कलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, हर जगह कौन चाहे, मेरा टाइम भी सेव होगा और आने जाने का जो खर्च है या जो भी है, ठीक है। मीन्स आपके लिए वो सही लगा, आपके लिए कन्वीनियंट वे लगा कि आप अपने ही क्लास के स्टूडेंट से आप डाटा को कलेक्ट कर लिए। पर ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा आपकी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हो सकता है आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग अलग राय हो, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। मीन्स अब आपने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख लिया है कि यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन है, तो आपको लगा कि ये कन्वीनियंट है, ये नज़दीक है, तो मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ। क्लियर। अब उसके बाद है वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैम्पलिंग। अब ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरह ही है, बट इसमें जो है वो मेनली बेस्ड ऑन एन ईज ऑफ एक्सेस, ठीक है। ये ईज ऑफ एक्सेस में एक्सेस करने के लिए काफ़ी ईजी रहता है। इंस्टेड ऑफ रिसर्चर चूजिंग पार्टिसिपेंट डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग देम, पीपल वॉलंटियर देमसेल्व्स। मीन्स अब रिसर्चर जो है वो खुद पार्टिसिपेंट्स को नहीं चूज कर रहा है, अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुद वॉलंटियरली खुद आके सामने आके रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि रिस्पॉन्डिंग टू अ पब्लिक ऑनलाइन सर्वे, जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब जो है वो पब्लिक सर्वे जो है वो देता रहता है कई बार, ठीक है। आपको मैसेज आते हैं कि थोड़ा कुछ सेकंड के लिए आप देखिए यूट्यूब का सर्वे है, तो आपने उसमें से 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनको क्लिक करते हैं, ठीक है। मीन्स आप खुद वहाँ पे ऑप्शन दे रहे हो, खुद उनको रिप्लाई कर रहे हो। उन्होंने जस्ट एक पब्लिक सर्वे, ऑनलाइन सर्वे भेजा है, आप खुद रिप्लाई कर रहे हो, आप वॉलंटरली आप वहाँ पे रिप्लाई कर रहे हो, तो मीन्स आप वॉलंटरली रिस्पॉन्स सैम्पलिंग वहाँ पे दे रहे हो। उन्होंने आपके हिसाब से ही आपको ही सैंपल चूज करके उनको, आप जो आपके व्यूज़ होंगे यूट्यूब को लेके, तो उनको लगेगा कि सभी लोगों के वैसे ही व्यूज़ हैं। क्लियर। बट वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपल आर ऑलवेज एटलीस्ट समवट बायस्ड एंड सम पीपल विल इनहेरेंटली बी मोर लाइकली टू वॉलंटियर देन अदर्स, ठीक है। तो ये बायसनेस होती है, यहाँ पे पक्षपात होने की संभावना रहती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे ही बनाई है, पिक के थ्रू भी देख सकते हैं कि वॉलंटरी जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है परपोजिव सैम्पलिंग या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग। अब जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसमें जो रिसर्चर है वो उसको सैंपल को अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करता है, कि जो उसको लगता है कि मेरे जजमेंट के अकॉर्डिंग ये सैंपल सही रहेगा, ये मेरे जो रिसर्च का पर्पस है उसके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, वो सही रहेगा, ठीक है। इट इज ऑफन यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च वेयर द रिसर्चर्स वांट टू गेन डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द स्पेसिफिक फिनोमिना रादर देन मेक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। मीन्स ये जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा यूज होता है, और रिसर्चर जो है वो डिटेल्ड नॉलेज चाहता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक फिनोमिना के बारे में, rather than make statistical inferences, ठीक है। एंड इफेक्टिव परपोजिव सैंपल मस्ट हैव क्लियर क्राइटेरिया एंड रैशनल फॉर इंक्लूजन, ठीक है। तो जो सभी को इसमें मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आप अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग सैंपल को सिलेक्ट करोगे तो फिर हर किसी के पास वहाँ पे एज अ सैंपल के रूप में चुने जाने की संभावना, ये चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। और इसमें बायसनेस होने की भी संभावना, आपने वहाँ पे पक्षपात कर दिया, हो सकता है आपका जजमेंट गलत हो, वो पूरा जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो सैंपल, ठीक है। तो इसमें काफ़ी गलती होने की संभावना होती है और आपकी रिसर्च जो है वो वेस्ट ही रखी है, ठीक है जी। यहाँ पे नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल क्या है, देखिए स्नोबॉल को आप देखेंगे ध्यान से, तो स्नोबॉल मीन्स बर्फ का गोला, बर्फ की बॉल। अब बर्फ का गोला कैसे बनता है, उसके ऊपर आप बर्फ चिपकाते जाते हैं और वो गोला बनता जाता है, बर्फ चिपकाते जाते हैं और वो गोला जो है वो बनता जाता है। वैसे ही स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है कि आप आगे से आगे पार्टिसिपेंट्स को ऐड करते जाते हैं और एज अ सैंपल के रूप में उनसे जो है वो
डाटा कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि इफ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू एक्सेस, जब पॉपुलेशन को एक्सेस करना बहुत हार्ड होता है, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन बी यूज टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स बाय अदर पार्टिसिपेंट्स। अब एक पार्टिसिपेंट के थ्रू उसने अनदर पार्टिसिपेंट को रेफर कर दिया, अब आपने उससे भी डाटा कलेक्ट किया, उसने फर्दर 2-3 पार्टिसिपेंट को रेफर कर दिया, आपने उनसे भी डाटा कलेक्ट किया। मीन्स इसमें एक चेन के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल यू हैव एक्सेस टू स्नोबॉल एज यू गेट कॉन्टैक्ट विद मोर पीपल। आप जितने लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करते चलते हैं, आपका स्नोबॉल का जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं और वहाँ पे आपका डाटा कलेक्ट होता चला जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आप रिसर्च कर रहे हो कि जो होमलेस लोग हैं सिटी में, तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में आप रिसर्च करते हो, बट आपके पास कोई लिस्ट नहीं है कि जो सिटी में होमलेस पीपल हैं जिनके पास अपना घर नहीं है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने किसी एक पर्सन को मिले आप और आपने उनसे रिसर्च के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए उसे मनाया, ठीक है। और अब उसने क्या है, जो उसने अपने कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पर जिन्हें वो जानता है कि वो लोग होमलेस हैं, तो उन्हें आपको रेफर कर दिया, ठीक है। तो अब आपने उनके थ्रू उन लोगों से मिलने चले गए। मीन्स अब ये क्या कि आगे से आगे एक चेन बनती चली गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये रिसर्चर है, ये इसके पास गया, इसने इन्हें रेफर किया, इनसे मिला, इन्होंने आगे फर्दर रेफर किया, इन्होंने फर्दर रेफर किया। मीन्स अब इससे एक चेन बनती चली गई और ये स्नोबॉल की तरह आगे चिपकते चले गए। क्लियर। उसके बाद है कोटा सैम्पलिंग मेथड। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, कोटा होता है, कोटा जैसे हम बोलते हैं कोटा, कोटा मीन रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, ठीक है। तो इसमें भी होता है कि जो हमने सैंपल जो चूज करना है हमारे रिसर्चर ने, ठीक है, तो वहाँ पे वो उसका जो है वो क्राइटेरिया जो करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर है वो रिसर्चर चूज करता है और वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि quota sampling method is a non-probability sampling and it can be defined as a sampling method of gathering representative data from a group, ठीक है। ग्रुप में से डाटा को कलेक्ट करना। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोटा सैम्पलिंग एंश्योर दैट सैम्पल ग्रुप रिप्रेजेंट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन चूजन बाय द रिसर्चर। जो रिसर्चर जो भी डाटा मीन्स जो भी ग्रुप को वहाँ पे सैम्पल के रूप में चुन रहा है, तो वो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसमें पॉपुलेशन की, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं ग्रुप्स, दैट इज कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल में क्या होता है कि कंट्रोल आप कंट्रोल कर रहे हो, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी इन ऑर्डर टू लिमिट रिसर्चर्स चॉइस ऑफ सैंपल। अब जो रिसर्चर की सैंपल की चॉइस है उसमें उसने एक लिमिट लगा दी। क्लियर। अनकंट्रोल में क्या है, अनकंट्रोल में है जो कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड इन वे द रिसर्चर इज फ्री टू चूज सैंपल ग्रुप मेंबर्स अकॉर्डिंग टू हिज विल। अब उसके अनुसार उसको जो सही लगता है वो उसके अकॉर्डिंग सैंपल को चूज करेगा, ठीक है। ये हो गया। देखिए मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पे तो आपने क्या किया कि कोटा लगा ली, कि आपने पहले तो बोला कि एक तो मेल चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगाई, ऊपर से वो भी जो 50 से अबव हो, मीन जिनकी एज 50 से अबव हो। अब जो 50 से कम है वो तो डायरेक्ट सैम्पलिंग में नहीं, वहां से बाहर हो गए, मीन्स वो अब वो सैंपल के रूप में चुने जाने की उनकी संभावना बिल्कुल ही खत्म हो गई। वहां पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमने उन्हीं लोगों को चुनना है जो 50 से ऊपर होंगे। अब जो 50 से ऊपर है सिर्फ वही वहाँ पे सैंपल के रूप में चुने जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोटा सैम्पलिंग। आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।